हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द एक्सप्रेस में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब कभी भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन पहुंचे। हम लोग पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य को पढ़ के खत्म किए थे और फिर आज हम उसके आगे देखेंगे। तो लेक्चर पहला मौर्योत्तर काल, इसका टाइम पीरियड है 220 से 300 ईडी। और इसमें अब हम जानते हैं कि इतिहास में कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका स्रोत देखा जाता है कि आखिर किस किस स्रोत के द्वारा ये पता चला कि हाँ मौर्योत्तर काल के प्राचीन इतिहास में था। तो स्रोत में हम देखते हैं हेडिंग में पहला स्रोतों से परिचय। स्रोतों से परिचय। स्रोतों से परिचय में आ जाता है पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आता है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में आ जाता है आपका पहला पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। अब पतंजलि महाभाष्य में लिखिएगा कि यह एक संस्कृत व्याकरण है। यह एक संस्कृत व्याकरण है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि द्वारा लिखित टीका है। इसमें यूनानी आक्रमण की चर्चा है। अब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का गुरु था। उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। उन्होंने उसके लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। फिर हम इसके आगे देखते हैं कि गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता हम देखें कि यह भी संस्कृत भाषा है और इसमें भी जो है यूनानी जो आक्रमण था उसकी चर्चा है। गार्गी संहिता हो गई। फिर आता है एक मालविकाग्र मित्रम। ये है कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है। इसमें प्रसिद्ध शुंग शासक अग्निमित्र तथा विदिशा की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। फिर आ जाता है इसमें दूसरे पे धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आ जाता है। ब्राह्मण साहित्य में स्मृति है, पुराण है। स्मृति में मनुस्मृति, इसमें भी जो है चर्चाएं मिलती हैं। फिर आ जाता है बौद्ध साहित्य। तीसरे पे आ जाता है बौद्ध साहित्य। स्वरूप में बौद्ध साहित्य 2 भागों में है। एक तो अश्वघोष की रचनाएं और भास महाकवि। तो ये जो अश्वघोष की रचनाएं हैं और ये इन दोनों में
मौर्योत्तर काल की चर्चाएं मिलती हैं। और उसके बाद में अगर हम विदेशी साहित्य की बात करें, विदेशी साहित्य की, तो इसमें भी कई सारे लेखक हैं, जैसे प्लिनी है, इसने जो है प्राकृतिक इतिहास लिखा। फिर एलियन है, इसने भी इतिहास। फिर उसके बाद प्लूटार्क है जो लाइफ लिखा, और स्ट्रैबो है विश्व का भूगोल। तो ये विदेशी साहित्य की है। अगर हम बात करें अब पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत में आपका आ जाता है उत्खनन, जैसे तक्षशिला, मथुरा, उरेरू, अरकोनू एरिया। और उसके बाद में सिक्के आ जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स, चांदी, तांबा, शीशा, जो पहली बार मतलब मौर्योत्तर काल में हुआ। उसके बाद में फिर आ जाता है आपका अभिलेख, विदिशा लेख और रुद्रदामन का लेख। फिर आ जाता है मृदभांड, देशी और विदेशी मृदभांड। तो साहित्य में ये होता है, पुरातात्व में ये होता है। और मृदभांडों के लिए अगर हम इतिहास देखें तो हड़प्पा में काला एवं लाल मृदभांड मिला था। वैदिक काल में 2 प्रकार के। फिर उसके बाद में बुद्ध काल में जो है उत्तरी काली, फिर मौर्य समाज में चमकीली। उसके बाद में मौर्योत्तर काल में आते हैं देशी और विदेशी 2 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। जो देशी थे वो लाल थे। फिर उसके बाद में गुप्त काल में भी जो मृदभांड मिलते हैं वो लाल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन राजनीति, मौर्योत्तर कालीन राजनीति में लिखिएगा कि मौर्योत्तर काल राजनीति की दृष्टि से, मौर्योत्तर काल राजनीति की दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों का काल था, छोटे छोटे राज्यों का काल था। इनमें कुछ देशी तथा विदेशी दोनों, कुछ देशी तथा विदेशी दोनों की स्थापना हुई, दोनों प्रकार के राज्यों की स्थापना हुई। तो विदेशी राज्य, अब इसमें फिर आते हैं विदेशी राज्य। विदेशी राज्य, अब अंतिम मौर्य शासकों को कमजोर पाकर कई विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया। अलग अलग क्षेत्रों में राज्य स्थापित किए, लेकिन इनका चरित्र विदेशी नहीं रहा, इनका भारतीयकरण हो गया। अब हम अगर विदेशियों की क्रम की बात करें तो पहले आए थे हिंद यूनानी, जिसे यमन भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। पहले ये आए, उसके बाद में फिर शक, उसके बाद में पहलो को पार्थियन भी कहते हैं, पार्थियन। और सबसे लास्ट में उसके बाद कुषाण। तो ये तो हो गया इनका क्रम कि पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलो, फिर कुषाण। तो अब हेडिंग डाल लीजिए हिंद यूनानियों से परिचय। 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 तो इसमें लिखिएगा कि हिंद यूनानी सिकंदर के समय भारत में आए। सिकंदर के समय भारत आए, जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसी समय भारत में आए। वह बैक्टीरिया मतलब अफगानिस्तान के ऊपर वह बैक्टीरिया में रहते थे। अशोक के बाद मौर्यों को शासकों को कमजोर पाकर उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तथा राज्य की स्थापना की। जो
पुरातात्विक स्रोतों में जो सिक्कों से कुल 30 हिंदू यूनानी शासकों के बारे में पता चलता है। सिक्कों से कुल 30 हिंदू यूनानी शासकों के बारे में पता चलता है। इनमें कुछ मुख्य हैं जैसे यूथिडेमस। अब यूथिडेमस क्या है कि यह प्रथम शासक था जिसने भारत में यूनानी राज्य को स्थापित किया। यह प्रथम शासक था जिसने भारत में यूनानी राज्य को स्थापित किया। फिर आ जाता है डेमीट्रियस। फिर उसके बाद में एक आते हैं डेमीट्रियस। अब डेमीट्रियस क्या था कि इसकी राजधानी साकल थी और यह पहला हिंदू यूनानी था जिसने सिंधु नदी को पार किया और चित्तौड़ तक आक्रमण किया। भारतीय राजाओं जैसे वाद धारण किया। फिर आ जाते हैं मेनांडर या मीनांडर। ये जो है इनकी भी राजधानी साकल थी जो शिक्षा का केंद्र था। और नागसेन ने मीनांडर को ही मिलिंद नाम दिया। और तथा मिलिंद पन्हों की रचना की। नागसेन ने मिलिंद पन्हों की रचना की। तो ये तो हो गया परिचय। फिर हम देखते हैं कि हिंदू यूनानियों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा। हिंदू यूनानियों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। हिंदू यूनानियों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। हिंदू यूनानियों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। अब हम अगर इसकी बात करें प्रभाव की तो देखेंगे कि पहला जो है इसमें पहला लिखिएगा कि ये पहले शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए। सिक्कों का जो है मतलब चलन किया। और सिक्कों पर पहली बार तिथि और लेखन और राजाओं की छवि का अंकन शुरू किया। इनके सिक्के सोने, चांदी, तांबा, सीसा सभी पदार्थों के थे। फिर आ जाता है दूसरा इसमें कि यूनानियों ने भारत में यूनानी ज्योतिष के ज्ञान को दिया। भारत में ज्योतिष के 5 सिद्धांतों में से दो रोमन तथा पोलिस ये यूनान की ही देन है। बाकी 3 जिसमें वशिष्ठ, पितामह और सूर्य ये भारतीय हैं। फिर तीसरा आ जाता है इसमें कि यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम नाटकों में पर्दा का प्रचलन प्रारंभ किया। यूनानियों ने ही भारत में पहली बार जो नाटक होते हैं तो उनमें पर्दा का प्रचलन किया। फिर आ जाता है अगला पॉइंट चौथा कि यूनानी भारत से काली मिर्च ले जाते थे। मसाले मतलब काली मिर्च ले जाते थे। फिर आ जाता है कि यूनानियों ने
यूनानियों के आने से यूनानी कला और रोमन कला दोनों का जो है भारत में भी चलन हुआ, और हम इसको गांधार कला में देख सकते हैं। इसको जो है गांधार कला पर देख सकते हैं। फिर ये तो हिंद यूनानियों का खत्म हुआ। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में शकों का राज्य, फिर आ जाते हैं भारत में शकों का राज्य। भारत में शकों का राज्य, अगर भारत में शकों का राज्य देखा जाए तो शक मध्य एशिया के कबीलाई खानाबदोश कबीलाई थे। शक जो है मध्य एशिया के खानाबदोश कबीलाई थे। मौर्योत्तर काल में ही इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। इन्होंने हिंद यूनानियों को सत्ता से हटाकर राज्य स्थापित किया। भारत में इनकी कई शाखाएं थी जो निम्न है। इधर हो गया पश्चिमोत्तर शाखा, पश्चिमोत्तर शाखा के बाद उत्तरी शाखा, फिर ये आ जाता है आपका दक्षिणी शाखा और ये पश्चिमी शाखा। तो इसका जो कैपिटल और संस्थापन, कैपिटल था तक्षशिला और संस्थापक था माओस। फिर उत्तरी शाखा का जो कैपिटल था वो मथुरा था और संस्थापक जो है वो सोडास था। फिर दक्षिणी शाखा में आए तो ये नासिक था इसका कैपिटल और संस्थापक सिमुख। फिर उसके बाद में उज्जैनी है पश्चिमी का, और जो संस्थापक हैं वो चस्टर। तो ये तो इनके जो शाखाएं थी उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि शकों का प्रभाव क्या था। अब हम देखते हैं कि शकों का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। भारत में शकों का प्रभाव, इसमें लिखिएगा कि शक घुड़सवारी का बेहतर प्रयोग करते थे। अतः इनके आने से सेना में घुड़सवारी तेज हुई। शकों का चांदी मार्ग पर नियंत्रण था। अतः इन्होंने चांदी के सबसे अधिक सिक्के जारी किए। और प्रभाव की दृष्टि से शकों की पश्चिमी शाखा सबसे महत्वपूर्ण रही। इसमें रुद्रादामन महान शासक थे। उसने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को पराजित किया था। गिरनार पहाड़ी पर संस्कृत का पहला लेख जारी किया।
उसने सुदर्शन झील का जनता से बिना पैसा लिए, जनता से बिना पैसे लिए खुद के पैसे से पुनर्निर्माण करवाया। तो जो सुदर्शन झील था उसका इन्होंने जनता से बिना पैसे लिए अपने पैसे से पुनर्निर्माण करवाया। तो हम देखते हैं कि सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील जो है ये है निर्माणकर्ता और ये है जीर्णोद्धार कराने वाले, मतलब पुनर्निर्माण कराने वाले। तो हम देखते हैं कि ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य और एक काठियावाड़ गुजरात। जो सुदर्शन झील का निर्माण किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने काठियावाड़ गुजरात में, और इसका जो है पुनर्निर्माण करने वाले थे अशोक ने भी किया था। फिर रुद्र दामन जो शासक थे उन्होंने जनता से टैक्स नहीं लिया। उसके बाद में फिर स्कंदगुप्त आगे कराएंगे। स्कंदगुप्त भी जो है गुप्त काल में स्कंदगुप्त भी इसका जो है पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो ये तो हो गया शकों के बारे में। अब हम देखते हैं पहलो या पार्थियन के बारे में। पहलो या पार्थियन के बारे में तो पहलो या पार्थियन, इसमें लिखिएगा कि पहलो ईरान की तरफ से भारत पर आक्रमण करने वाला समूह था। इन्होंने तक्षशिला को आधार बनाकर कुछ समय के लिए भारत पर शासन किया। इसका महत्वपूर्ण शासक गोंडो फर्निस था। इसके तख्तशाही अभिलेख में इसे बुधबहर कहा गया है। और इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस, जो गोंडो फर्निस है, इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आए थे और ये ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। सेंट थॉमस जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। और सेंट थॉमस का जो कब्र है वो तमिलनाडु में। सेंट थॉमस का कब्र तमिलनाडु में। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं कुषाण के बारे में। कुषाण जो है, कुषाण मंगोलिया के निवासी थे। कुषाण मंगोलिया के रहने वाले थे। वहां यूची नामक एक कबीलाई समूह था। हाँ, तो कुषाण में क्या है कि कुषाण मंगोलिया के रहने वाले थे और वहां यूची नामक एक कबीलाई समूह था जिसकी 5 शाखाओं में से एक कुषाण भी थे। 5 शाखा थी, एक कुषाण भी थे। और ये चीनियों पर हमला करते थे। लेकिन चीनियों ने शी हुआंग टी के समय में जब महान दीवार खड़ी कर दी तो इन्होंने भारत की तरफ रुख किया।
जो कुषाण थे वो चीनियों पर हमला करते थे, लेकिन जब उन्होंने महान दीवार खड़ी कर दी तो फिर इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। भारत में कुषाणों की दो शाखाएं स्थापित हुई। अब पहली जो शाखा थी वो थी कैडफिसस शाखा। कैडफिसस शाखा, और ये जो दूसरा है ये था कनिष्क शाखा। कनिष्क शाखा, कनिष्क शाखा। अब इसमें दो शासक हुए, दो शासक हुए। ये जो कैडफिसस शाखा है इसमें दो शासक हुए। पहले थे कुजुल कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस। तो कुजुल कैडफिसस जो है, कुजुल कैडफिसस या भारत में कुषाणों का संस्थापक था। भारत में कुषाणों का जो संस्थापक था कुजुल कैडफिसस। और जो इनका दूसरा था, इसमें दो शासक थे और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये संस्थापक था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसने तांबे के दो सिक्के चलवाए थे। तांबे के दो प्रकार के सिक्के चलवाए थे। तांबे के दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। फिर ये जो दूसरा आ जाता है बीम कैडफिसस। बीम कैडफिसस, बीम कैडफिसस जो दूसरा शासक था या अगला महत्वपूर्ण शासक था। इसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, कुषाणों में प्रथम, या भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मतलब कुषाणों में सर्वप्रथम चलाए। अब हम देखते हैं कनिष्क शासक। तो कनिष्क में कनिष्क प्रथम और हुविष्क और वशिष्ठ और वासुदेव। तो जो कनिष्क शाखा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क ही थे। तो हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में कि कनिष्क जो है उनको मतलब उनमें क्या क्वालिटी थी, क्या बातें थी कनिष्क के बारे में देखेंगे। तो कनिष्क शाखा, कनिष्क शाखा में भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से यह शाखा काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से यह शाखा काफी महत्वपूर्ण है। इसमें महान शासक कनिष्क हुआ। इसमें महान शासक कनिष्क हुआ। कनिष्क, कनिष्क फर्स्ट उपलब्धियां एवं योगदान, उपलब्धियां एवं योगदान। उपलब्धियां एवं योगदान, इसमें लिखिएगा पहला कि यह कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी दो राजधानियां थी। इसकी दो राजधानियां थी। पहले थी पेशावर, पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरा जो था वो था पुरुषपुर पेशावर, दूसरा था मथुरा। यह था मथुरा। अब इसमें दूसरा लिखिएगा कि इसने जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना की। जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना की। फिर अगर हम देखें तो कनिष्क विद्वानों का संरक्षक था। कनिष्क विद्वानों का संरक्षक था। इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, पाशव और नागार्जुन चरक आदि को मतलब आदि विद्वान रहते थे। फिर कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्होंने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। इसी के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और अगर हम बात करें तो कुषाणों का अगर योगदान की बात करें तो कुषाणों ने भारत में जो भवन निर्माण स्थल पर था उसमें सुर्खी, चूना और टाइल्स का प्रयोग किया था। सुर्खी, चूना और टाइल्स का प्रयोग किया था। और कुषाणों ने कई सारी फैशन की वस्तुएं भी दी, जैसे चूड़ीदार पजामा,
कुर्ता, कुर्ती, पगड़ी आदि। और प्राचीन भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इन्होंने ही चलाए। सोने के सिक्के प्राचीन भारत में सबसे अधिक शुद्ध थे। सोने के जो सिक्के थे वो काफी अधिक शुद्ध थे। सोने का सिक्का पहली बार इंडो ग्रीक में चला और सबसे अधिक सोने के सिक्कों की संख्या गुप्तों में। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो विदेशी राज्य थे उनके बारे में। अब हम लोग कल देखेंगे देशी राज्य के बारे में, और फिर जो यहाँ का प्रशासन था और अर्थव्यवस्था थी, व्यापार था, ये हम कल देखेंगे।